हेलो एवरीवन, दिस इज़ सर तौहीद। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम वॉइसेस को तब्दील कर सकते हैं, यानी कैसे हम किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, ये मैं पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे इनको तब्दील किया जाता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनको पहले देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक्टिव सेंटेंस पैसिव में नहीं बदला जा सकता। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनको हम पैसिव में नहीं बना सकते, सिर्फ एक्टिव में ही रहते हैं। तो हम ये देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्या रूल्स होते हैं एक एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए, क्या उसूल होते हैं, क्या कवायद होते हैं, ये देखेंगे। इसके अलावा बी फॉर्म्स क्या होती हैं, इनका बहुत अहम किरदार होता है पैसिव वॉइस बनाते वक्त। तो हम बी फॉर्म्स को भी पढ़ेंगे, वो क्या होती हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउंस को, ये क्या होते हैं और ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं एक्टिव पैसिव के अंदर, इसको भी हम देखेंगे। और आखिर में हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि हम आसानी से किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशंस के साथ। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये उर्दू में लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस को कहते हैं फ़ाल आवाज़ें और पैसिव वॉइस को कहा जाता है गैर फ़ाल आवाज़ें। यानी कि जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एक्टिव वॉइस में काम करने वाले की अहमियत होती है, पैसिव वॉइस में जिसके ऊपर काम हो रहा है उसकी अहमियत होती है। तो कंडीशन ये होती है इसमें कि अगर आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस इन 4 टेंसेस में से बना हुआ है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आप जानते हैं कि ओवरऑल 12 क्लासेस हैं टेंसेस की, उनमें से ये 4 ऐसी क्लासेस कहलाती हैं जिनके पैसिव नहीं बनते। तो याद रखिएगा, अगर कोई एक्टिव सेंटेंस इन 4 में से हो तो उसको आप पैसिव में तब्दील ना करें, वरना जुमला गलत बनेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जुमले में ऑब्जेक्ट ही ना हो तो भी आप इसको पैसिव में नहीं बना सकते, क्योंकि पैसिव का मकसद ही ये होता है कि ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं। लिहाजा अगर जुमले में ऑब्जेक्ट ना हो, जिसको उर्दू में हम मफ़ऊल कहते हैं, तो फिर आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता इसका पैसिव वॉइस, इसलिए इसको हरगिज़ पैसिव वॉइस में तब्दील ना करें। अब हम देख लेते हैं कवायद यानी रूल्स, कैसे इसको तब्दील करना है। सिर्फ 4 रूल्स हैं इसके। पहला रूल है कि फ़ाइल और मफ़ऊल की पोजीशन को तब्दील करें, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह तब्दील कर लेंगे। सब्जेक्ट चला जाएगा बिल्कुल आखिर में जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता था, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे शुरू में जहाँ पर सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह पैसिव के अंदर आप सब्जेक्ट को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे। ये है पहला रूल। दूसरे रूल में कहा जा रहा है कि एक इजाफी मददगार फ़ेल बी फॉर्म से लागू होता है, यानी कि अब आपको एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करना होगा जो कि बी फॉर्म से ही होना चाहिए। ये बी फॉर्म्स क्या होती हैं ये भी हम आगे देखने वाले हैं। नंबर 3 रूल है कि मरकज़ी फ़ेल को माजी के शरीक यानी फ़ेल की तीसरी शक्ल में तब्दील किया जाना चाहिए। इसको मैं थोड़ा और आसान अल्फाज में बता दूं कि हमें जो मेन वर्ब हमारे सवाल में होती है, जो मेन एक्शन होता है, उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए होती है पैसिव के अंदर। तो अगर पहले से ही थर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी भी और फॉर्म में है, यानी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है एक्टिव सेंटेंस के अंदर, तो आप पैसिव बनाते वक्त इसको लाजमी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चौथा रूल है कि सब्जेक्ट यानी डूअर से पहले एक कंजंक्शन बाय का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो जो सब्जेक्ट आपने सबसे आखिर में यूज़ किया है उससे पहले बाय भी लगाना होता है। तो ये 4 रूल्स होते हैं। अगर आपने ये चारों रूल्स याद कर लिए, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो काफ़ी आसानी के साथ आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस पे तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बी फॉर्म्स। ये बी फॉर्म्स क्या होती हैं? एक्चुअली इंग्लिश में एक वर्ड है बी, और बी का मतलब होता है होना या है। अब इसके लिए बहुत सारे दूसरे वर्ड्स भी हैं जो इस्तेमाल होते हैं, और वो सब इसी की फॉर्म्स कहलाती हैं। जैसे कि बी की अगर मैं फ़र्स्ट फॉर्म की बात करूं तो उसमें चारों वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, इज़,
एम आर या फिर बी। ये बी ख़ुद भी फर्स्ट फॉर्म में आता है, इसके अलावा इज़ एम आर भी बी की फॉर्म कहलाते हैं और ये सब फर्स्ट फॉर्म है। सिचुएशन के मुताबिक, टेंस के मुताबिक हमें ये देखना होता है कि कौन सा कब इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी लगा देंगे हम। इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है, एम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के बाद लगता है, आर थर्ड पर्सन प्लूरल या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल के आगे लगता है, सेकंड पर्सन के बाद भी लगता है। और बी हम जनरली फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं विल के साथ, जैसे कि विल बी वगैरह आपने देखा होगा। तो बी का इस्तेमाल जनरली फ्यूचर में किया जा रहा होता है एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी। सेकंड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, वॉज और वर। ये दोनों बी की पास्ट फॉर्म कहलाती हैं। इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक। वॉज का इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, वर बाकी सब के साथ लग सकता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ बी की बात करें, तो वो होती है बिन। अब ये एक ही वर्ड है बिन, तो सिर्फ यही यूज़ होगा एज अ थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में भी सिर्फ एक ही वर्ड है जो कि है बीइंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हमें सिर्फ आईएनजी लगाना होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो बी चूँकि ख़ुद भी फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दें तो बीइंग बन जाता है। अब हम नज़र डालते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन के ऊपर। उर्दू में इसको कहा जाता है ज़मीर की शक्लें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब हम किसी प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अगर हम किसी प्रोनाउन को बिल्कुल शुरू में लगाते हैं जुमले के, तो उस केस को कहा जाता है सब्जेक्टिव केस। और अगर उसी प्रोनाउन को हम आखिर में लगाते हैं तो ये केस कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ जुमले के शुरू में, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं जुमला बनाऊँगा आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आई क्यों लगाया? बिकॉज़ अभी मुझे अपना ज़िक्र करना था जुमले के शुरू में। लेकिन अगर मुझे अपना ज़िक्र करना हो जुमले के आखिर में, जैसे कि वो मेरी मदद कर रहा है, ही इज़ हेल्पिंग मी। अब मैंने अपना जब जिक्र किया जुमले के आखिर में, तो यूज़ किया लफ्ज़ मी। आखिर में आई नहीं लग सकता और शुरू में मी नहीं लग सकता। तो दिस इज़ कॉल्ड द केसेस ऑफ प्रोनाउन। तो बाकी मैंने प्रोनाउंस यहाँ पे लिख दिए, ये आप देख सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, who, whose, whom, they, their, them। अब हम देखते हैं एक मिसाल। जैसे कि सपोज़ हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, आई लाइक मैंगोज़। तो हम पहचान सकते हैं कि ये एक एक्टिव वॉइस है। ये कैसे पहचाना मैंने कि ये एक्टिव वॉइस है? क्योंकि अगर जुमले को अगर आप देखें गौर से, इसकी कंपोजिशन देखें, तो ये एक टेंस का फार्मूला बन रहा है जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई है सब्जेक्ट, लाइक है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट यानी मैंगोज़। तो चूँकि ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो अगर आपका सेंटेंस कोई भी टेंस का फार्मूला बनाता है तो वो एक्टिव वॉइस ही बन जाता है। अब इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम चारों रूल्स लगाएंगे। पहला रूल है कि हम सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे। तो देखिए, मैंगोज़ हमारा ऑब्जेक्ट था जो शुरू में आके मैंगोज़ ही रहा, लेकिन एम को हमने कैपिटल कर लिया है और आई पीछे गया। तो ये चूँकि एक प्रोनाउन है, इसलिए ये अपना केस चेंज कर लेगा, आखिर में जाएगा तो मी बन जाएगा। जबकि मैंगोज़ क्या था? ये एक नाउन था और नाउन चेंज नहीं होते, तो इसलिए मैंगोज़ मैंगोज़ ही रहा, आई मी बन गया। उसके बाद सेकंड रूल है कि हमें एक इजाफी हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है बी फॉर्म से। तो देखें, अभी अगर हम एक्टिव सेंटेंस को देखें तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस जब बनेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लाजमी चाहिए होगा, इसलिए हमने लगाया है यहाँ पे आर। ये आर क्यों लगाया? और भी बी फॉर्म्स थी, तो उसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपने ये देखना होता है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म कौन सी यूज़ हुई है। इस जुमले को अगर मैं देखूँ, आई लाइक मैंगोज़, तो यहाँ पे लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो पैसिव का जो बी फॉर्म आएगा वो भी फर्स्ट फॉर्म का ही होना चाहिए। लिहाजा जो बी फॉर्म्स हमने पढ़ी थी उनमें से हमें फ़र्स्ट फॉर्म ही उठानी है, और वो थी 4, इज़, एम, आर और बी। और हम ये भी जानते हैं कि इज़ का इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद,
आर का इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन प्लूरल के बाद। तो मैंगोज़ एक प्लूरल नाउन है जिसके बाद हम आर ही लगा सकते हैं, इज़ नहीं लगा सकते और ना ही एम लगा सकते हैं। एम तो सिर्फ आई के बाद लगाते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के बाद। लेकिन यहाँ पे मैंगोज़ शुरू में आ गया था वर्ड, तो इसके बाद आर सूट कर रहा है तो हमें आर ही लगाना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा रूल था हमारा कि आपने मेन वर्ब को लाजमी थर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने लाइक को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि होती है लाइक। आखिरी रूल है कि आपने सब्जेक्ट से पहले बाय भी लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन था? डूअर, काम करने वाला, यानी आई, जो कि पीछे जाके मी बन चुका है, लेकिन इससे पहले हमें बाय लगाना होगा। तो फाइनली ये सेंटेंस क्रिएट हो गया है, मैंगोज़ आर लाइक बाय मी। अब सवाल ये कि इसको हम क्यों बनाते हैं, इनका क्या मकसद है, इनके मतलब क्या बनेंगे। अब तो आप नीचे देख सकते हैं, पहला जुमला जो था हमारा एक्टिव वॉइस, इसका मतलब बन रहा था मुझे आम पसंद है या मैं आम पसंद करता हूँ। जबकि जो दूसरा जुमला बना है पैसिव वॉइस का, मैंगोज़ आर लाइक्ड बाय मी, इसका मतलब ये बन रहा है आम पसंद किए जाते हैं। क्योंकि पैसिव वॉइस में सिर्फ ऑब्जेक्ट पे जोर होता है, सब्जेक्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं मीनिंग्स के अंदर। यानी जब तर्जुमा किया जाता है किसी पैसिव सेंटेंस का, तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट जिक्र नहीं था, सिर्फ ऑब्जेक्ट का जिक्र होता है और काम का जिक्र होता है। आम पसंद किए जाते हैं, तो ये फ़र्क होता है एक एक्टिव सेंटेंस का और एक पैसिव वॉइस सेंटेंस का। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई इशू करती है चीज़, अगर अभी भी कोई मसला पेश आए, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई ये वीडियो या कुछ भी सीखने को मिला तो ज़रूर इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिले और आप जल्दी से इंग्लिश ग्रामर को समझ पाएँ। शुक्रिया बहुत बहुत।